बहुत पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पीपलपुर की, जहां अब भी मिट्टी की सौंधी खुशबू और बैलगाड़ियों की चरमराहट सुबह की शांति को तोड़ती है। इसी गांव का प्रधान हुआ करता था हरिराम यादव। उम्र करीब 30, चेहरे पर बोली मुस्कान, पर दिल में चालाकी का जहर। गांव वालों ने उसे अपने भविष्य की चाबी समझकर बड़ी उम्मीद से पंचायत की गद्दी सौंपी थी। भाइयों और बहनों, अगर आपने मुझे अपना प्रधान चुना तो मैं इस गांव को शहर बना दूंगा। हर घर में बिजली होगी, हर खेत में पानी और हर बच्चा स्कूल जाएगा। ये मेरा वादा है। बड़ा नेक लड़का है हरिराम। पिछले महीने मेरी दवा खुद लेकर आया था। चुनाव से पहले सबके अंदर ईमानदारी जागती है, पर इस बार शायद ये लड़का कुछ कर भी जाए। अरे भाइयों, मुझे एक बार प्रधान बनाकर तो देखो। गांव ऐसा चमकेगा कि लोग कहेंगे ये शहर नहीं तो और क्या है। मैं किसी गरीब को गरीब नहीं रहने दूंगा। मैं हरिराम यादव वादा करता हूँ कि इस गांव में अस्पताल बनवाऊंगा, सड़कें बनवाऊंगा। अरे बोलो, हमारे नेता कैसे हों? हरिराम भैया जैसे हों। हरिराम मन ही मन मुस्कुराता है और बाहर से रैली को आगे बढ़ने का इशारा करता है। आगे चलकर हरिराम ने गरीबों को कंबल बांटे, बच्चों को बिस्किट और बुजुर्ग को वादों की मिठास। ये लो काका, कंबल लो और हमें ही वोट देना। अगर हम जीत गए तो आपके लिए निवास योजना भी चलाएंगे। अरे हाँ हाँ बेटा, हमारा वोट तो अब तुम्हारे लिए ही है। हरिराम भैया जिंदाबाद, हरिराम भैया जिंदाबाद, हरिराम भैया जिंदाबाद। सभी लोग हरिराम के नाम के नारे लगाते हैं और हरिराम मन ही मन मुस्कुराता जाता है। एक बार प्रधान बन जाने दे, फिर तो बस मेरा ही राज होगा। हरिराम इसी तरह रोज नई नई जगहों पर जाता है और लोगों से वोट मांगता है। और फिर आया चुनाव का दिन। सभी ग्रामीण वासियों से निवेदन है कि अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान करें। आपका एक वोट गांव का भविष्य तय करेगा। गांव में गहमा गहमी का माहौल था। हर कोई चुनाव के नतीजे का इंतजार कर रहा था। गांव प्रधान पद के लिए श्री हरिराम यादव को 342 वोटों से विजयी घोषित किया जाता है। भीड़ से जोरदार तालियां गूंज उठी। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे और कुछ चेहरे मायूस थे। तभी गांव का पूर्व प्रधान मोनू अपने छोटे भाई कमलेश के पास जाकर धीमे स्वर में बोलता है, मुझे तो पूरा यकीन था कि गांव वाले मुझे ही वोट देंगे। आखिर मैंने ही तो गांव भर में नई सड़कों का जाल बिछवाया, कितनी योजनाएं लागू करवाई। भैया, ये गांव वाले हैं, कौन इन्हें समझाएगा कि कौन इनका भला कर रहा है। हरिराम ने 2 कंबल, 4 बिस्किट और झूठे वादे से इन्हें खरीद लिया। मोनू प्रधान गुस्से से उबल पड़ता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। गांव खुशी से झूम उठा। हर कोई नया प्रधान बनने पर हरिराम को बधाई दे रहा था। हरिराम भैया जिंदाबाद, हरिराम भैया जिंदाबाद। हरिराम मंच की ओर बढ़ता है और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान और आंखों में सत्ता की चमक। भाइयों और बहनों, मैं आज आप सभी के प्यार, आपकी दया और समझदारी के बल पर इस पद तक पहुंचा हूं। मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जैसा कि मैंने वादा किया था, इस गांव को मैं शहर बना दूंगा, लेकिन यह तभी संभव है जब आप सभी मेरे साथ रहें। आइए हम सब मिलकर अपने गांव का विकास करें। हर कोई हरिराम की बातों से प्रभावित होकर घर लौटने लगता है। हरिराम यादव को प्रधान बने अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे, लेकिन उसका असली रूप अब धीरे धीरे सामने आने लगा था। गांव में सरकार की तरफ से पहली बार राशन की खेप आई थी। गेहूं, चावल, तेल और चीनी भेजी गई थी। लेकिन सवाल ये था
गांव वालों तक पहुंचा क्या? प्रधान जी, सिर्फ 2 किलो गेहूं मिला है और चीनी तो मिली ही नहीं। सरकार तो कह रही थी कि 5 किलो मिलेगा। अरे लल्लू भैया, इस बार का माल थोड़ा कम आया है। अगली बार ना सबको डबल मिलेगा। तुम तो मेरे छोटे भाई जैसे हो, चिंता मत करो। लल्लू मुस्कुरा कर तो चला गया, लेकिन अंदर ही अंदर गांव में गुस्सा उबलने लगा था। हरिराम हर किसी को कुछ न कुछ कहकर बहला देता था, लेकिन सच्चाई सबके मन में चुभने लगी थी। हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है क्या? पूरा राशन ट्रैक्टर में लाद कर प्रधान के गोदाम में गया है, फिर कम कैसे पड़ गया? मैंने देखा बुआ, प्रधान जी का भतीजा कल शहर में राशन की बोरी बेच रहा था। खुद अपनी आंखों से देखा। हरिराम के घोटाले धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगे थे, लेकिन कोई खुलकर बोल नहीं रहा था। डर था सत्ता का। देखो रमेश, अगली बार भी सारा राशन मेरे गोदाम में ही लाना। मैं ही रेट तय करूंगा। और सुनो, गांव में किसी को जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। राशन के वो बोरे जो गांव के भूखे पेटों के लिए भेजे गए थे, अब हरिराम के लालच की छाव में दम तोड़ रहे थे। बच्चों, याद रखो, जो दूसरों की थाली से निवाला छीनता है, उसका खुद का पेट कभी नहीं भरता। लेकिन ये बात हरिराम के कानों तक पहुंचेगी जब एक दिन उसके अपने ही घर में भूख का सन्नाटा गूंजेगा। गांव में अब गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था। हैंडपंप सूखने लगे थे। कुएं में झांकने पर सिर्फ गंदगी और काई दिखाई दे रही थी। सरकार ने पीपलपुर गांव के लिए एक बड़ी योजना पास की थी। 30 लाख रुपए की लागत से पानी की टंकी और पाइपलाइन बिछाने का प्रोजेक्ट। भाइयों और बहनों, सरकार ने हमें एक शानदार योजना दी है। 3 लाख रुपए की राशि से गांव में पानी की टंकी बनेगी और हर घर में नल लगेगा। अब आप ही बताइए, काम कब से शुरू करवा दूं? भाई, आज से ही शुरू करवा दो। हाँ, आज से ही शुरू हो जाए। हरिराम ने वही मंच से ऐलान कर दिया, आज से ही काम शुरू होगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हर चेहरा मुस्कान से भर गया। हरिराम जिंदाबाद, हरिराम नल योजना जिंदाबाद। हमारा प्रधान कैसा हो, हरिराम जैसा हो। लेकिन काम शुरू होते ही खेल भी चालू हो गया। नकली रेत, सस्ती ईंटें और आधे से भी कम पाइप। प्रधान जी, अगर क्वालिटी थोड़ी घटा दूं तो मुनाफा डबल हो जाएगा। आपके हिस्से में भी 10% एक्स्ट्रा। 10% क्यों भाई, सीधे 15% कर दे। लेकिन काम में चमक दिखनी चाहिए। गांव को पानी नहीं चाहिए, सिर्फ ढांचा चाहिए। हरिराम जानता था कि लोगों को उम्मीदों का सपना दिखाओ। हकीकत में वो चाहे सपने रेत से बनाए हो। 3 महीने की खुदाई हुई। खूब हल्ला गुल्ला मचा। अखबारों में हरिराम की तस्वीरें छपी। गांव में अब पानी की टंकी। पर 3 महीने के बाद गांव में बड़ी सी टंकी खड़ी थी, लेकिन उसमें एक बूंद पानी भी नहीं टपका। हरिराम ने पंचायत बुलाई। देखो भाइयों, जैसा वादा किया था वैसी टंकी बनवा दी, लेकिन जमीन में पानी ही नहीं निकला। अब बताओ, इसमें मेरी क्या गलती? पानी नहीं निकला मतलब टंकी तो बेकार हुई ना बेटा। अरे नहीं काका, टंकी बेकार नहीं है। अगली बरसात तक पानी आ जाएगा। तब तक आप सब ऐसे ही काम चला लो। गांव वाले ज्यादा तो नहीं बोले, लेकिन कोई खुश भी नहीं था। अरे वाह, पहले पानी दिखाना था या सीधी टंकी ठोकनी थी? असल बात बताओ, टंकी घटिया मटेरियल से बनी है
पानी का भार सह नहीं पाएगी, इसीलिए डाला ही नहीं गया। क्या बकवास करते हो मोनू भैया? जब खुदाई हुई थी पानी था, अब गर्मी में सूख गया तो उसमें मेरी क्या गलती? भगवान ही नहीं चाहता कि तुम्हारे घर में पानी पहुँचे। हाँ हाँ, प्रधान जी ने टंकी तो बनवाई, मेहनत की, अब पानी नहीं आया तो इसमें उनकी क्या गलती? सभी लोग मुंह बनाए हुए उठ गए और धीरे धीरे सभा से खिसक लिए। 3 किलोमीटर दूर से पानी लाकर पी रही हूँ और गांव की टंकी कबूतरों का घर बन गई है। गांव की टंकी से पानी तो नहीं निकला, लेकिन प्रधान हरिराम का बंगला जरूर निकल आया। चमचमाता फर्श, नया एसी, दीवार पर बड़ी टीवी और गांव वाले अभी भी पानी के लिए भटक रहे थे। इनको तो शर्म भी नहीं आती, हमारे टैक्स के पैसों से बंगला बना लिया और हमें प्यासा छोड़ दिया। देखो, सरकार फिर पैसे दे रही है नदियों की सफाई के लिए। अब की बार वहीं से कुछ हाथ मार लेते हैं। हाँ मालिक, लेकिन इस बार क्या बहाना करेंगे आप? उसकी चिंता तू मत कर, बस गांव में एक सभा बुलवा। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल सरकार नदियों की सफाई पर जोर दे रही है। हमारे गांव की नदी के लिए भी पैसा भेजा गया था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया, क्योंकि नदियां हमारी माता हैं। बताइए, क्या हम माँ को साफ करने के लिए सरकार से पैसे लेंगे? क्या ये सही होगा? हाँ बेटा, बिल्कुल नहीं। हम तो नदी की पूजा करते हैं, ये तो हमारा धर्म है। हाँ हाँ, प्रधान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैसा तो आ गया होगा, लेकिन इसने सब डकार लिया। हाँ, अब कह रहा है कि हम लोग सफाई करेंगे। भाइयों, क्या आप सब मिलकर नदी की सफाई करेंगे मेरे साथ? हाँ हाँ, जरूर करेंगे, ये तो पुण्य का काम है। गांव वाले बाल्टी, फावड़ा, झाड़ू लेकर नदी के किनारे सफाई कर रहे हैं। अरे ओ राम भरोसे, जरा उधर का कीचड़ भी साफ कर देना। खुद तो कुर्सी पर बैठा है और कहता है हमसे कि सेवा करो। सेवा की तो ये तिजोरी भर रहा है। कुछ दिन और बीते और इसी बार सरकार ने गांव के लिए भेजी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। हर जरूरतमंद को पक्का मकान और 1,20,000 की आर्थिक सहायता मिलनी थी। लेकिन जब फॉर्म भरने की बारी आई, असली नाटक शुरू हुआ। हम तो अब तक झोपड़ी में रह रहे थे, फिर भी नाम लिस्ट में नहीं है, और सुना है प्रधान जी के नौकर के कुत्ते टाइगर को भी मकान पास हो गया। और वो जो खंडहर है गांव के बाहर, जहां कोई आदमी नहीं रहता, उसे भी आवास योजना में पक्का घर दिखा दिया गया। नाम वही डालो जो अपने लोग हैं, चाचा, मामा, नौकर, और हाँ, 10% कमीशन पक्का रहेगा। प्रधान जी, 10% तो बहुत कम है। आपने कुत्तों को मकान दे दिया, अब मुर्गों को भी टॉयलेट साफ करवा दें क्या? मुर्गों का सोचेंगे बाद में, अभी तो लिस्ट लंबी है। गांव में अधिकारियों की टीम आई जांच के लिए, लेकिन हरिराम ने उन्हें भी भोजन, शॉल और 2 बोतल देकर मना लिया। दस्तावेज सही करवा दिए गए, फर्जी हस्ताक्षर भी असली बन गए और असली गरीब फिर से खाली हाथ रह गए। आप जैसे ईमानदार अफसरों की वजह से ही गांव आगे बढ़ रहा है। और इस तरह जिसके पास छत नहीं थी वो छूट गए, और जिनके पास पहले से ही 2-2 मंजिला मकान थे, उन्हें नया घर भी मिल गया था। बिटिया की शादी है, बारात में कहाँ बैठाएंगे? झोपड़ी में तो जगह ही नहीं। हरिराम प्रधान नहीं, पूरा पंचायत बेच चुका है। अब तो इसकी करतूतें बहुत ऊपर तक पहुंच रही हैं। लेकिन असली तूफान तब आया जब एक आरटीआई एक्टिविस्ट गांव पहुंचा, और वो कोई और नहीं, गांव के पूर्व प्रधान मोनू का छोटा भाई राजेश था। भैया,
ये प्रधान हरिराम जो कह रहा है ना, अब उसका पूरा हिसाब मैं निकालूंगा। ITR डालूंगा, राशन, आवास, टंकी, पानी, एक एक पाई का हिसाब लूंगा। तू डरेगा तो नहीं? राजेश ने अपने भाई की आंखों में देखकर कहा, भैया, डरने वाला होता तो शहर से लौटकर गांव ना आता। अब गांव के लिए कुछ करना है। राजेश ने ब्लॉक ऑफिस में एक RTI फाइल कर दी और ठीक 30 दिन बाद जवाब आया। जवाब क्या था? भ्रष्टाचार के पक्के सबूत थे। राशन में 2.5 लाख रुपए का घोटाला, आवास योजना में 18 फर्जी नाम और पानी की टंकी बिना NOC के बनाई गई। राजेश का खून खौल उठा। अब ये रिपोर्ट पूरे गांव को दिखाऊंगा और जरूरत पड़ी तो DM तक जाऊंगा। राजेश ने गांव में चौपाल में सबको बुलाया और सबूतों से भरी फाइल सबके सामने खोल दी। तब से लग रहा था कुछ गड़बड़ है, पर अब तो सब कागजों में साफ साफ है। हम तो भेड़ बकरियों की तरह चुप थे। अब नहीं, अब प्रधान को जवाब देना होगा। उधर अपने आलीशान घर में हरिराम तिल मिलाता बैठा था। ये राजेश कौन होता है मेरा हिसाब मांगने वाला? अभी इसके घर पर पुलिस भिजवाता हूँ, देखता हूँ RTI कैसे डालता है। चौकीदार जी, गांव में एक लड़का है राजेश, समाज विरोधी बातें फैला रहा है, पकड़ लीजिए इसे। लेकिन इस बार गांव वाले चुप नहीं रहे। राजेश के समर्थन में पूरा गांव सड़क पर उतर आया। अगर राजेश को हाथ लगाया तो हम सब मिलकर थाना घेर लेंगे, समझे प्रधान जी? हरिराम अब सच में घबरा गया था। कुर्सी हिलती नजर आ रही थी, पर हरिराम की चालें अभी खत्म नहीं हुई थी। RTI की मार से तिल मिलाया हरिराम अब एक नई चाल चलने वाला था। उसे समझ आ गया था, अगर लोगों का ध्यान असलियत से हटाना है तो उन्हें नकली सपनों में उलझाना पड़ेगा। सुनिए सुनिए सुनिए, गांव में नई योजना शुरू हो रही है। महिला सशक्तिकरण केंद्र, कंप्यूटर क्लासेस और मिनी अस्पताल। हमारे गांव को अब कोई नहीं रोक सकता। अगले 3 महीनों में स्कूल बनेगा, अस्पताल खुलेगा और हर गली में पक्की सड़क बिछेगी। गांव वाले फिर एक बार सपना देखने लगे थे, पर यह सपना फिर से हरिराम ने बुना था। ये फर्जी है, टेंडर पास नहीं हुआ, बजट स्वीकृत नहीं हुआ और फिर भी पोस्टर छप गए। सच कह रहा है तू, वो महिला केंद्र तो बंद पड़े बाड़े में खोला जा रहा है। हरिराम ने गजब की एक्टिंग की, खुद जमी तोड़ी, कैमरे के सामने फावड़ा चलाया, गांव में टेंट लगवाकर उद्घाटन समारोह भी किया। हम अपने गांव को मॉडल विलेज बनवाएंगे। मेरी आत्मा गांव की सेवा में समर्पित है। कैमरे के सामने खुशहाल दिखाने की कोशिश की गई। सर, मुझे पानीपुर गांव की बजट योजना से जुड़े सारे कागजात चाहिए। मैं पूर्व प्रधान का भाई हूँ। हाँ, बिल्कुल। मैं अभी आपको फाइल की कॉपी दिलवाता हूँ। यहाँ इस रजिस्टर में एक साइन कर दीजिए। राजेश ने ब्लॉक ऑफिस से बजट की जानकारी निकलवाई और अब वो रिपोर्ट पूरे गांव के सामने खुल रही थी। देखो, ये ना कोई बजट पास हुआ, ना कोई योजना स्वीकृत हुई। ये सब सिर्फ कैमरे के लिए किया गया ड्रामा है। तो बच्चों का स्कूल, वो भी झूठा था। हरिराम के चेहरे से रंग उड़ गया था, लेकिन वो फिर भी रुकने वाला नहीं था। भीड़ को बरगलाने की आखिरी कोशिश में जुट गया। अरे ये राजेश और ये मोनू सब मेरे विरोधी हैं। इनका एक ही मकसद है, इस गांव को बदनाम करना। हम विरोधी नहीं हैं प्रधान जी, हम तो सच के साथ खड़े हैं और इस बार गांव जाग चुका है। सच्चाई जिंदाबाद, झूठी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हरिराम की हनक अब कमजोर पड़ने लगी थी, लेकिन उसकी असली चाल और भी ज्यादा खतरनाक थी। राजेश की RTI रिपोर्ट और सबूतों से जैसे जैसे गांव में हलचल बढ़ी, हरिराम की कुर्सी डगमगाने लगी थी। लेकिन हरिराम कोई मामूली खिलाड़ी नहीं था।
वो राजनीति के उस पायदान पर पहुंच चुका था जहां सच बोलने वालों के लिए कोई जगह नहीं बचती। इस राजेश का दिमाग बहुत तेज हो गया है। कल तक इसकी आवाज गांव में गूंजती थी, अब इसकी चुप्पी गूंजनी चाहिए, समझा? कहा था ना, ये राजनीति है, दूर रहो, डरते रहो। अभी तू बहुत छोटा है इन सब के लिए। हाँ भैया, अब मैं इन झंझटों में नहीं पढ़ना चाहता। हरिराम ने न सिर्फ राजेश को धमकाया बल्कि पूरे गांव में उसके खिलाफ झूठी अफवाहें भी फैला दी। अरे वो राजेश, उसका तो खुद ही जमीन का मामला कोर्ट में है, उसी के डर से ये प्रधान को बदनाम कर रहा है। हाँ, और सुना है उनके पास कोई पक्के कागज भी नहीं थे, बस बातें बना रहा था सबके सामने। और उधर हरिराम गांव वालों के दिलों में फिर से जगह बना रहा था, अपने चालाक दांव से मुस्कुराहट के साथ। ये लो कंबल, ये रहा पंखा, और लल्लू भैया, तुम्हारे भतीजे की नौकरी की बात चल रही है, चिंता मत करो, बस दुआ देना। गांव के विकास के लिए अब हर घर को मिलेगा मुफ्त एलईडी बल्ब और 4 किलो चावल। धन्यवाद प्रधान हरिराम यादव को। हरिराम भैया जिंदाबाद, हरिराम भैया जिंदाबाद, हरिराम भैया जिंदाबाद। भगवान ऐसी ही सरकार हर जगह दे, कम से कम सुनता तो है हम गरीबों की। अब गांव में हर कोई हरिराम के पक्ष में खड़ा था। जो पहले गुस्से में थे, अब कंबल, चावल और थोड़ी सी नकदी लेकर खुश थे। भाई, प्रधान सही कह रहे हैं, वो राजेश तो बस नेतागिरी की खुजली मिटा रहा था। सच की सबसे बड़ी हार तब होती है जब लोग झूठ को इनाम समझकर बैठते हैं। लेकिन सच्चाई का सूरज भले देर से निकले, निकलता जरूर है। और अब राजेश की लड़ाई को नया मोड़ देने आ रही थी एक नई किरदार, शिवांगी। शहर से पढ़ी लिखी पर गांव की मिट्टी में पली बड़ी बेटी, ना डर, ना झिझक और ना ही हरिराम जैसी चालों से डरने वाली। यूपीएससी की तैयारी कर रही शिवांगी अब गांव की सूरत और सीरत बदलने आई थी। अरे शिवांगी बेटा, कितने समय बाद देख रहे हैं तुम्हें, कैसी हो बिटिया? काका, आप सबकी दुआ है, अच्छी हूँ। शहर में सब ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं बिटिया? सब अच्छा है काका, पढ़ाई भी ठीक चल रही है। यूपीएससी का एग्जाम दिया है, अब तो बस फाइनल रिजल्ट का इंतजार है। पर आप बताइए, गांव में सब ठीक चल रहा है ना? हाँ बेटा, ठीक तो है, पर अब गांव पहले जैसा नहीं रहा। छोड़ो, ये सब तो रोज की बातें हैं। तू घर जा, हम लोग थोड़ी देर में वहीं मिलते हैं। काका बात तो कर रहे थे, पर उनकी आंखों में कोई सच्चाई छुपा रहा था। शिवांगी ने मुस्कुराया, लेकिन मन ही मन सवालों का जाल बुनने लगी। काका का चेहरा अचानक क्यों उतर गया? कुछ तो है इस गांव में, जो बाहर से ठीक है और अंदर से बीमार है। अम्मा, गांव तो बिल्कुल बदल गया है, पर ये खुशियाँ कुछ नकली लगती है। माँ ने बीते 1 साल की पूरी कहानी शिवांगी को सुनाई। राशन घोटाले, आवास योजना में गड़बड़ी, पानी की टंकी का झूठ सपना, और कैसे एक-एक करके सब ने मुंह मोड़ लिया। बिटिया, तेरी पढ़ाई काम आएगी क्या? अब तो पूरा गांव प्रधान जी का भक्त बन गया है। अगर लोग नींद में है तो उन्हें जगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई सोने का नाटक कर रहा हो तो उसे हिलाना पड़ता है। अब शिवांगी ने तय कर लिया था, सिर्फ सवाल नहीं, सबूत लाने होंगे। सर, मुझे पीपनपुर गांव के पिछले 1 साल के सभी टेंडर, योजनाएं और उनके कागज चाहिए, कॉपीज चाहिए, पूरी लिस्ट। सॉरी मैडम, हम आपको ये सब बिना वर्तमान प्रधान या पूर्व प्रधान की परमिशन के नहीं दे सकते। या तो आप हरिराम जी से अनुमति लाएं या मोनू प्रधान से। शिवांगी का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में आग जल चुकी थी।
वो बिना कुछ कहे वहां से मुड़ी और सीधा पहुंची राजेश के पास। राजेश, मुझे माँ ने सब कुछ बता दिया है इस हरिराम प्रधान के बारे में, अब और नहीं। इस बार उसका पूरा पर्दाफाश करना होगा। तुम मेरा साथ दो। नहीं शिवांगी, हम उससे नहीं लड़ सकते। वो बहुत खतरनाक है। उसने मुझे मरवाने के लिए गुंडे भेजे थे। राजेश शिवांगी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर शिवांगी अपने इरादों की पक्की थी। आखिरकार राजेश को भी उसका साथ देना पड़ा। मैं पूर्व प्रधान का भाई हूँ और मेरे पास उनकी लिखित अनुमति है। ये देखिए, उन्होंने मुझे सारे पेपर्स लाने की इजाजत दी है। ठीक है, ये लीजिए सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी। राजेश और शिवांगी उन सभी कागजों को लेकर एक एक बात की गहराई से जांच करने लगते हैं। हर फर्जीवाड़ा, हर झूठ धीरे धीरे खुलने लगता है। दीदी, आप तो बहुत पढ़ी लिखी लगती हो, पर हमको क्या मिलेगा सच जानकर? तुम्हारे बेटे का भविष्य मिलेगा पप्पू, और वो स्कूल भी, जो अभी तक सिर्फ बोर्ड पर लिखा है। अरे दीदी, प्रधान जी बोले थे कि गांव में मिनी ट्रेन चलाएंगे। अब वो आई नहीं, पर सपने तो आए थे ना। शिवांगी ने हर चुटकुले को मुस्कुराकर सुना, लेकिन जवाब दिया गंभीर सबूतों की चुप्पी से। ये देखिए, आवास योजना में आपके नाम थे, लेकिन लिस्ट से काट दिए गए हैं, और जिनके पास बाथरूम तक नहीं है, उसके नाम पर 2-2 मकान पास हो गए। सच में? हमें तो पता ही नहीं चला। इसीलिए कह रही हूँ, अब डरना नहीं। अब महिलाएं चुप नहीं रहेगी, अब आवाज उठाएगी। धीरे धीरे शिवांगी की बातें गांव में गूंजने लगी। जहाँ कभी राजेश को अकेला छोड़ दिया गया था, वहीं अब एक नया हौसला खड़ा हो रहा था। लगता है इस बार छुपे हुए राज का जनाजा जरूर निकलेगा। सच कहूँ तो अब डर लगने लगा है, कहीं प्रधान जी को ये सब पता चल गया तो। जिस दिन सच्चाई से डरना छोड़ देंगे, उसी दिन गांव बदल जाएगा। हरिराम को अब तक भनक नहीं थी कि उसकी हंसी के पीछे अब एक नया तूफान पनप रहा है। गांव पीपलपुर की वो दोपहर, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन अचानक चौपाल पर भीड़ जमा होने लगी। हरिराम ने सोचा फिर कोई नेता आया होगा बकवास करने, लेकिन इस बार मंच पर चढ़ी थी शिवांगी। भाइयों बहनों, मैं आज किसी के खिलाफ आरोप लगाने नहीं आई हूँ। मैं बस आप सबके सामने कुछ कागज रखना चाहती हूँ। कागज का क्या करेंगे बहन जी? हमें तो दाल रोटी चाहिए। तो सुनिए, वो दाल जो आपके घर नहीं पहुँची, वो कहाँ गई मैं बताऊंगी। और वो मकान जो आपके नाम पर पास हुआ था, लेकिन अब उसमें प्रधान जी के रिश्तेदार रह रहे हैं, उसका भी पूरा हिसाब दूंगी। यहाँ रहा वो रिकॉर्ड। यह पानी की टंकी का नक्शा, जो सिर्फ कागज पर बनी है। जमीन पर उसकी पाइप में एक बूंद भी नहीं बहा। शिवांगी आखिरी फाइल उठाती है। बीड़ा पूरी तरह ध्यान से सुन रही थी। और ये रही वो सूची जिसमें एक टाइगर नाम के आदमी को आवास मिला है। असल में टाइगर प्रधान जी का कुत्ता है। अब गांव की भीड़ में कानाफूसी नहीं, गुस्सा तैरने लगा था। हर चेहरा अब सवाल बन चुका था और हर निगाह सीधी हरिराम पर। हम तो समझ रहे थे सपना देख रहे हैं, पर ये तो पूरा ड्रामा निकला। भीड़ का मूड अब बदल चुका था। हरिराम का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वो अब भी वही पुराना पैंतरा आजमाने की कोशिश कर रहा था। अरे भाई, ये लड़की पढ़ी लिखी है, लेकिन राजनीति नहीं जानती। ये जो कागज होता है ना, सरकारी भाषा में होता है। आम जनता क्या समझेगी? बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए मैं समझा देती हूँ। ये जो कागज है, इस पर आपके ही दस्तखत है और इसमें साफ लिखा है आपने 12 लाख रुपए का ठेका अपने साले के नाम पास किया, जबकि काम सिर्फ 2 लाख का हुआ। और जो स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी, वो इसीलिए नहीं बनी क्योंकि प्रधान जी ने उसका सारा पैसा खुद खा लिया। मोर बोलता है तो बारिश होती है, पर अब तो लगता है शिवांगी बोलेगी तो जेल होगी। अब पहली बार गांव वालों ने सच को आंखों से देखा और दिल से सुना। वो कल तक सिर्फ तमाशबीन थे, आज वो खुद सवाल बन चुके थे। हमारे तो बच्चे बिना पढ़े रह गए
और ये प्रधान जी एसी के नीचे बैठकर हमें मूर्ख बनाता रहा। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सिर्फ कंबल और चावल के बदले अपने बच्चों का भविष्य बेच देंगे? हरी राम मुर्दाबाद, सच्चाई जिंदाबाद, शिवांगी दीदी अमर रहें, हमारे हक का हिसाब चाहिए। अब उसके लिए तालियां नहीं बल्कि उंगलियां उठ रही थी। और उधर शिवांगी, उसने ये साबित कर दिया कि आवाज भले धीमी हो पर जब दिमाग और इरादा मजबूत हो तो झूठ की सबसे ऊंची इमारत भी हिल जाती है। गांव पीपलपुर की वो सुबह जो हर दिन जैसी लग रही थी, असल में वो इतिहास बन गई। कल तक जो हरिराम चौपाल का राजा था, आज उसी चौपाल की भीड़ में अकेला खड़ा था। मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये सब मुझे फंसाने की साजिश है। मैं बेकसूर हूँ मैं। अब गांव वालों की आंखों से पर्दा हट चुका था। कभी वो कंबल को इनाम समझते थे, अब वही लोग सवाल पूछने लगे थे। वो कंबल बांटने की भी साजिश थी क्या प्रधान जी? शिवांगी के सबूतों की फाइल ब्लॉक ऑफिस, जिला कलेक्टर और ग्रामीण विकास विभाग तक पहुंचा दी। अगले ही दिन अखबारों की हेडलाइन बन गई, प्रधान हरिराम के घोटाले उजागर, जांच शुरू। शिवांगी देवी, आपने कैसे ये सब कर दिखाया जब पूरा गांव चुप था? मैंने सिर्फ वो कहा जो लोग दिल में महसूस कर रहे थे पर बोल नहीं पा रहे थे। हरिराम के खिलाफ आरोप तय हुए, पंचायत से उसका निलंबन हुआ और ब्लॉक ऑफिस से एक नई अंतरिम कमेटी घोषित की। गांव की अंतरिम संचालन कमेटी की मुखिया होंगी शिवांगी देवी। हमने तो सोचा था ये लड़की सिर्फ किताबों की बातें करती है, पर ये तो गांव को जगा गई। शिवांगी ने बतौर अंतरिम मुखिया गांव का पहला ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हर बच्चा स्कूल जाएगा, राशन का वितरण अब खुले मंच पर होगा और पंचायत की हर फाइल, हर दस्तावेज अब गांव वालों के लिए खुला रहेगा। शिवांगी तो अपने बाप की नहीं, इस गांव की बेटी निकली। हरी राम गया जेल और शिवांगी बनी रेल। और इस तरह पीपलपुर गांव में वो बदलाव आया जो सिर्फ नारों से नहीं, साहस, सच्चाई और समझ से आया। हरिराम जैसे लोग आते रहेंगे, घोटाले करेंगे, डराएंगे, बहलाएंगे, लेकिन अगर एक शिवांगी उठ खड़ी हो तो पूरा गांव बदल सकता है।